गेम में कहाँ से आया, तो वो आता है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर जब 2 हुई तो हिरोशिमा नागासाकी पे एक एटम बॉम्ब गिराया गया अमेरिका द्वारा। इसके बाद एक पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कुछ ही पलों में चेंज हुई थी। भारत को बहुत इफेक्ट हो रहा है, हमारे जो ऑयल रिजर्व्स है वो इस समय काफी रेड अलर्ट पे है, क्योंकि हमारे पास 40 to 45 डेज का ही तेल होता है। ब्रिक करेंसी को क्या हम लोग कर सकते हैं लागू? देखिए, ये लागू करना इतना आसान नहीं है। कि अगर हमारे को एक टिप मिलती है कि रॉ के पास एक इन्फॉर्मेशन आई कि हमारे पीएम पे अटैक होना है, ठीक है, तो अब रॉ क्या करेगी? हमारे पीएम को किसी सेफ जगह पे लेके जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, उनके जो घर है, जो आज पीएम का निवास है, वहां से लेके किसी सेफ जगह पे लेके जाएगी, और वहां जाके जब सेफ जगह पे लेके जाए वो। तो हेलो दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है, इसमें हमको शूट करने में भी बहुत दिक्कत हुई एंड वॉइस वगैरह ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो बैक हैंड पे थी, बट कोई बात नहीं, हमने शूट किया। लास्ट तक देखना, ये बहुत वैल्यूएबल है एंड जियोपॉलिटिक्स के बारे में बहुत इंटरेस्ट है, तो फिर ये पॉडकास्ट आपके लिए बेस्ट है। तो शुरू करते हैं, लास्ट तक देखना क्योंकि लास्ट में मैंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। तो आज के हमारे पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे पास एक खास गेस्ट आए हैं हमारे, जिनका नाम है जय शेट्टी। एंड जय शेट्टी मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। तो इनको राइटिंग करना बहुत पसंद है एंड हिस्ट्री की हमेशा नॉलेज रखते हैं, और इनके पास और भी बहुत सारी चीजों की नॉलेज है। देन जैसे कि करंट अफेयर हो गए, इनके करंट अफेयर बहुत अच्छे हैं। हमने स्कूल में बहुत पढ़ा है, साथ में हम स्कूल के दोस्त हैं, तो स्कूल में बहुत पढ़े, एक दूसरे को बताया है। तो मैं इतना अच्छा जैसे समझा नहीं पाऊंगा, बट ये अपने आप को अच्छे से समझा पाएंगे। तो प्लीज अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए, आप तो मुझे जानते ही होंगे, लेकिन अगर जनता को बताना चाहूँ तो मेरा नाम जय सेठी है। मैं एक अच्छा हिस्टोरिकल इंसान हूँ जिसके इतिहास की ठीक ठाक समझ है मुझे, और जियो पॉलिटिक्स की भी ज्यादा समझ है। मैं कहता हूँ लोगों को भी अगर जियो पॉलिटिक्स समझनी है तो न्यूज आर्टिकल्स और इन चीजों को ना देखकर लोगों की सोच को समझे। उन देश के लोगों की जो मेंटेलिटी है, उनकी जो टेक्स्ट बुक्स है, आप उन्हें पढ़े, आपको भी जियो पॉलिटिक्स अच्छे से समझ आएगी। और हिस्ट्री और लेखन तो मुझे स्कूल वक्त से ही बहुत पसंद रहा है। कुछ कहानियां, कुछ गीत, कुछ संगीत का शौक था, तो उसमें भी हमेशा रहा। तो जैसे हम थोड़ा हिस्ट्री जानेंगे ईरान के बारे में, बिकॉज आज के टाइम पे देखा जा रहा है बहुत वॉर चल रही है। तो आज हम ईरान का मुद्दा उठाते हैं। तो स्टार्टिंग हम करते हैं ईरान की हिस्ट्री। जो अमेरिका है पहले से उस पे रूल कर रहा है, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो स्टार्टिंग कैसे हुई इन सब की? अमेरिका सबसे पहले आया जो ईरान के पास, ईरान पे रूल करने के लिए, तो वहां से स्टार्ट करते हैं। देन आगे की टॉपिक मैं बताऊंगा आपको, तो वहां से आप स्टार्ट करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि अमेरिका इस गेम में कहाँ से आया, तो वो आता है वर्ल्ड वॉर 2 से। वर्ल्ड वॉर जब 2 हुई तो हिरोशिमा नागासाकी पे एक एटम बॉम्ब गिराया गया अमेरिका द्वारा। इसके बाद एक पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स कुछ ही पलों में चेंज हुई थी। आपको समझनी होगी ये बात कि पूरी दुनिया को एक चीज समझ आ गई कि आने वाली सुपर पावर अमेरिका है। और अमेरिका ने ऑयल रिजर्व, जो तेल कंट्री जिनके पास तेल था, वो भी बात जानता था अमेरिका की आने वाली दुनिया में सबसे कीमती चीज ऑयल हो। तो उसने इन कंट्रीज पे अपना दबदबा और अपनी पपेट गवर्नमेंट बिठाने की कोशिश करी, और यही चीज उसने ईरान में भी करी। जब ईरान में जो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी वो आई, तो उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को थोड़ा ज्यादा समर्थन किया, और लोगों को उनकी जो राष्ट्रीय बात थी, जो उनके इस्लाम की जो उनके रूल्स थे, पब्स मिल जाएंगे, नाइट आउट होना, लड़कियों का जीन्स पहनना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोगों घूमना, सिगरेट्स पीना, ये कॉमन बात हो गई थी। और वहां का एक सुप्रीम, एक धर्म गुरु, जिसे हम धर्म गुरु कह सकते हैं, उन्होंने ये लोगों को बोला कि ये इस्लाम के खिलाफ है, और वहां के लोगों को समझाया कि जो हमारी पुरानी पहचान है, जो हमारी पहचान है, वो ये नहीं है। और उसी के बाद वहां के लोगों ने फैसला करा एक ऐसे आंदोलन करने का जिससे वो अपने देश में इस्लामिक कानून को ला सके। मिडिल ईस्ट में ये एक बहुत पॉपुलर चलन हुआ, और उसके बाद मिडिल ईस्ट में आई एक ऐसी सत्ता जो की थी अयतुल्ला खुमानी की। इसके पीछे का ना एक क्वेश्चन भी है, जैसे कि जब आप बोल रहे हो कि मॉडर्न लोग रहने लग गए थे, सब मतलब नॉर्मल खुल के रहने लग गए थे बेसिकली, तो ये गलत थोड़ी ना है। अगर इंसान को खुल के जीना क्या नाम है मिल रहा है, तो गलत तो है नहीं। तो क्या ऐसा है कि इस्लाम रिलीजन में खुल के रहना मना है? देखिए, आप जो कह रहे हैं ये नजरिया है एक। देखिए, अब मैं आपको कहूँ कि खुल के रहने का मतलब आपके लिए क्या, आपके लिए आजादी का मतलब क्या है? मेरे लिए आजादी का मतलब है अपने फैसले खुद लेना, और बिना किसी रोक टोक के अपने फैसलों के साथ आगे बढ़ना, और अपने ऊपर किसी मतलब अपने ऊपर रूल जो हो रहा है वो सही तरीके से हो, ना कि गलत तरीके से।
ठीक है, जो तो हम लोग सेफ रहे हर जगह से। आप अजान है फैमिली पर्पस से या फिर देश के पर्पस से? अपने पर्पस बताइए, प्रश्न अपने पर्पस से अभी फिलहाल के लिए मेरे को नहीं लगता कि नहीं लगता। यही ईरान का मुद्दा था। ईरान का मानना था कि हम दिख तो आजाद रहे हैं लेकिन हम नहीं है, हम गुलाम हैं। किसके गुलाम है? वेस्टर्न कल्चर के। अब आप मानिए जो इस्लाम है उसमें ये चीज अलाउ नहीं है, लड़कियों का जीन्स पहनना, और ये उनका कल्चर नहीं है। अब इंडिया में अगर एक छोटी बच्ची आपको सिगरेट पीती, लड़कियां सिगरेट पीती है, तो आप ये कहोगे कि ये तो आजादी है? ये आजादी नहीं है। तो मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये नहीं है कि नशे पानी में जाएगा, मतलब आजादी क्या ऐसा है कि किसी इंसान को आजादी मिल गई क्या वो नशे पानी में जाएगा? अब ये तो हकीकत है। आप देखिए, थोड़ा इसको मानना हम जुटला भी नहीं सकते। लोग आजादी के नशे, ये भी आजादी भी एक नशे ही है। जो अक्सर लोग आज़ादी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की तरह लेके जाते हैं, तो कुछ लोग मोहम्मद अली जिन्ना की तरह आज़ादी समझते हैं। चलो ये तो बहुत गहरी बात है। बहुत गहरी बातें हैं, इनको छोड़ के हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा टॉपिक था ईरान को लेकर, तो उसी पे आते हैं। तो बोलिए। देखिए, अब ईरान को जब आज़ादी मिल गई, वहाँ के लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करने लग गए, तो अहमदुल्लाह खुमानी ने उनको कहा कि ये गलत है, और उनके लोगों की चीज समझ आई कि हम अपनी संस्कृति समझेंगे। हर देश की अपनी संस्कृति होती है। अमेरिका की संस्कृति है क्योंकि वहाँ का कल्चर है ये। अब ईरान का कल्चर नहीं था, तो उन्होंने इस चीज को समझा और वहाँ पे चेंज हुआ, रिजीम चेंज, और जो पपेट गवर्नमेंट थी उसको वहाँ से हटा दिया गया। तो वहाँ पे आए इस्लामिक रूल्स, जो शिया कानून है वहाँ पे फॉलो किए जाते हैं, और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कानून थे। शुरुआत में लोगों ने इस चीज का समर्थन किया, अगर आपको पता हो तो लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के समर्थन किया। और जो अयतुल्लाह खुमानी थे, उन्होंने भी ये कहा कि मैं ईरान का लीडर नहीं हूँ, मैं पूरी दुनिया में मुस्लिम्स का लीडर। जी, बट उनको तो मतलब अरब के साइड में लोगों ने बुरा भी कहा, मैं नाम नहीं ले रहा, बट तुमको पता होगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि कौन है वो, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, क्यों बुरा बोल रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इस्लाम दो चीजों में बटा हुआ है, शिया सुन्नी। बिल्कुल जी, आपको पता होगा। तो अब एक समर्थन जो है शिया, एक है सुन्नी। अब जो सुन्नी कंट्रीज है, अयतुल्लाह खुमानी कह रहे हैं कि मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। जो शिया कंट्रीज है वो समर्थन नहीं करेंगी अगर वो सुन्नी के साथ है तो। और यही वजह है कि सऊदी अरब और ईरान, इन दोनों के बीच में हमेशा से तनाव रहे हैं, क्योंकि इनके जो रिलीजन तो एक है पर आइडियोलॉजी अलग है। आइडियोलॉजी अलग होने की वजह से ईरान के जो सुप्रीम लीडर है उनके थोड़े हमसे, हमारे देश के भी मनमुटाव रहे हैं। वो कश्मीर के मुद्दे पे अक्सर पाकिस्तान का समर्थन करते आए हैं। अब हम ऐसा नहीं कि हमारा ईरान के साथ रिश्ते, मतलब उनका कोई देश, एक तरीके से देखा जाए तो अगर उनके देश के नागरिक हिंदू होते, सपोज, मतलब मैं ऐसा अपना पॉइंट रख रहा हूँ, तो क्या वो उनका सपोर्ट नहीं करते? देखिए, अगर वो हिंदू होते और उनके देश के नागरिक हिंदू तो समर्थन करते। तो बात तो वही बैठी, वो अपने देश के लोगों का समर्थन कर रहे हैं। बट आपको एक जानकारी के लिए एक चीज बता दूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि हमारे देश में, जैसे कि इंडिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब रहते हैं, वो सब अच्छे से रह रहे हैं, प्रॉब्लम किसी को नहीं है। बातें बहुत फैलती हैं, मगर मैं जहां तक देख सकता हूँ प्रॉब्लम किसी को नहीं है, राइट? हमारे देश में तो ऐसा नहीं है। क्यों? उनके देश में क्यों है कि वो इस्लाम को ही इतना बढ़ा रहे हैं? कुछ तो वजह, क्या अपने रिलीजन से इतना प्यार, मतलब अच्छी बात है, बट एक देश पर्पस से मेरे को ये चीज ठीक नहीं लगती। ये ठीक है ही नहीं। अब आपको पता होगा जो हमारे देश का संविधान है उसमें लिखा गया धर्म निरपेक्षता। हमारे देश में हर धर्म को माना जाता है और कोई भी राज धर्म नहीं है। हमारे जो संविधान लिखा गया वो किसी धर्म के पर्पस से नहीं लिखा। बट सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जहाँ पे शिया कानून लागू होता है उनका संविधान एक मजहब से लिखा जाता है, और एक मजहब में ना उस मजहब के लोगों का ही आना ठीक होता है, दूसरे लोग उसके अंदर कंफर्टेबल नहीं हो सकते। तो मतलब उनका जो कानून है वो मजहब के रूल्स के हिसाब से लिखा गया है, इसलिए जो रूल्स वहां पे आए थे उनको उन्होंने मना कर दिया कि ये मत करो। हाँ, और अगर आप माने तो वहीं के लोग जो आज के समय पे ईरान के अंदर कुछ समय पहले प्रोटेस्ट भी हुए थे कि लोग वो मजहब से बोर हो गए थे। उन शिया कानूनों से लड़कियों को आजादी नहीं थी। एक लड़की थी, मैं आपको रियल स्टोरी है ये, उसने अपनी माँ की लिपस्टिक ले ली और बाहर चली गई। उसने बाहर जाकर लिपस्टिक लगा ली तो उसको मार दिया गया। कैसा? मतलब ये रूल नहीं है वहाँ पे, शिया कानून लागू होते। शिया कानून में लड़कियों का लिपस्टिक लगाना मना है। ये तो इतने कट्टर नहीं होते। एक और पॉइंट है इसके लिए मेरे पास कि जब तुम अपने लोगों के साथ बुरा करो तो वो ठीक है, अगर कोई आके मिसाइल छोड़ के वो बुरा करे वो नहीं है। वो कैसे गलत हो सकता? अब ये तो हिपोक्रेसी है किसी कंट्री की, हम क्या कह सकते हैं। पर मैं मानता हूँ कि उस कंट्री को भी समझनी चाहिए कि स्कूल पे बॉम्बिंग करना ठीक नहीं है। हाँ, ये तो है, ये तो बिल्कुल मतलब अगर कोई खून से हाथ धो रहा है तो तुम क्यों धो रहे हो बेसिकली, जी, है ना? तो ये वाली बात है, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। तो
आप थोड़ा इंडिया के साइड आए, बिल्कुल। थोड़ा अपने भारत के बारे में जानते हैं। तो भारत को क्या असर पड़ रहा है इन चीजों से, जो ये आज के टाइम पे करंटली जो वॉर चल रही है, भारत को क्या असर पड़ रहा है? देखिए, हमें ये चीज समझनी होगी कि भारत को बहुत इफेक्ट हो रहा है। हमारे जो ऑयल रिजर्व्स हैं वो इस समय काफी रेड अलर्ट पे हैं, क्योंकि हमारे पास 40 to 45 डेज का ही तेल होता है। और वो हमें भगवान की दुआ से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने और हमारी पिछली कुछ गवर्नमेंट्स ने उस टैंकर्स को बढ़ाया है। हमारे देश में कई अलग अलग जगहों पे ऐसे टैंकर्स हैं जहाँ ऑयल रिजर्व होता है। तो हम पे अभी 40 to 45 डेज का ऑयल है, लेकिन जब ये ऑयल खत्म होगा तब पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी वो एकदम बैठ जाएगी। आप यकीन नहीं करेंगे, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में ये बात हुई है कि काम करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर देते हैं, लॉकडाउन लगा देते हैं, क्योंकि तेल नहीं है उनके पास। तेल नहीं, तो मतलब एक देश को चलाने के लिए तेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये भी समझा। तो अभी तो हमने तेल की बात करी और सबको पता है कि तेल हमारा उसी साइड से आता है, उनके रूट से आता है। तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं जिनमें महंगाई बढ़े या फिर और भी चीजें होती हैं? देखिए, हमें चीज समझनी होगी कि हम अरब कंट्रीज से जो ट्रेड है वो तो बंद हो रखी है, बट इससे यूरोप पे भी इफेक्ट पड़ता है। जो हमारा सामान यूरोप में बेचता है, बेचा जाता है, वो उसी रूट से होके निकलता है, ठीक है। और जो इजिप्ट वाला रास्ता है, जो इजिप्ट की रास्ता है, उससे भी निकलता है। तो अब जो हमारी शिप्स है उनको बहुत लंबा रास्ता लेना पड़ रहा है, ऑयल तो वैसे ही नहीं है, तो कोशिश भी हो रही है कि थोड़ा ट्रेड हल्का हो। इससे महंगाई तो बढ़ेगी, और जो बाहर से आने वाला सामान है वो भी महंगा होगा, एक्सपोर्ट भी महंगा होगा, इनपुट भी महंगा होगा, बहुत इफेक्ट पड़ेगा। अब इंडिया के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो जो मार्केट, अपनी मार्केट है उसको हल्का करे, दूसरा अपने जो सामान जो बेच रहे यूरोप को बेचना था, अब वो जापान या इन कंट्रीज में बेचे, और इन दोनों में टाइम लगता है। बिल्कुल, वो तो है। अब जहां तक कि हमारे इंडिया की बात है, वो चाइना से सपोर्ट इतना नहीं लेना चाहेगा पब्लिकली, बट अंदर की बात बोले तो चाइना का सामान तो इंडिया में देखा जाता है, बहुत बहुत देखा जाता है। तो बस पब्लिकली रिवील नहीं करते, वो बात अलग है। तो रशिया से अभी जो हमारा एक मुद्दा उठा है, अमेरिका ने एक ट्वीट किया है, हम रशिया से ले सकते हैं तेल, अलाउड, जो उसमें लिखा है उसके ऊपर कंट्रोवर्सी हो रही है कि तुम हमारे पे रूल थोड़ी ना कर रहे हो, तो हम तो तुमने हमको ये कैसे बोल दिया कि अलाउड। फिर बाद में उसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, बात तो आपको समझनी होगी कि पाकिस्तान ने भी कहा था कि हमने जंग जीती है। देखिए, अपनी लोगों को समझाने के लिए अपनी तरफ की स्टोरी ज्यादा बतानी पड़ती है। बिल्कुल, ठीक है, ये बात आपको समझनी होगी। अब इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि हम तो अमेरिका के दबाव में बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब अगर आप ये बात मान ले और इनको पेपरों में आप जाए, अगर आप इतिहास थोड़ा सा पढ़े समझे, तो अभी एक ट्रेडिंग डील हुई थी, उसमें अमेरिका का ज्यादा समर्थन, अमेरिका का ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, इंडिया को नुकसान हो रहा है। ये चीज हमें दिख गई, गवर्नमेंट को नहीं दिखी, देखी होगी, बट क्या करें, ये होती है पॉलिटिकल चीजें, इनको समझना आसान नहीं होता। बट मैं ये बात कहता हूँ कि ये बात तो सच है कि कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव हम पे है, वो कई चीज को लेकर है, हमें ये चीज भी समझनी होगी। तो क्या अमेरिका अपने आप को विश्व गुरु घोषित करना चाहता है? ये तो वो है, ये मानना हमें पड़ेगा, सुपर पावर है। ओके, है। तो अमेरिका जो विश्व गुरु है, जो मानता है अपने आप को, उसके पास ऐसी क्या क्या चीजें हैं जिससे वो विश्व गुरु अपने आप को घोषित कर रहा है कि मैं हूं। अब ये बात हमें समझनी होगी कि अमेरिका ने दो चीजें एक ऐसी रख ली अपने पास जो कोई और कंट्री नहीं कर सकती। बिल्कुल। पहला, उसके दुनिया में हर कंट्री में एक बेस है, ना जाने कितनी कंट्री में उसने कितने बड़े बड़े अमेरिकन बेस बना रखे। दूसरा, डॉलर। इंडिया में भी है? नहीं, इंडिया में नहीं है, इंडिया में कोई नहीं है। इंडिया का एक दो कंट्रीज में है, ईरान में इंडिया का एक वो था हब, जहाँ पे हमारा पोर्ट था इंडिया का। ओके। अब नहीं है इंडिया के पास, अब एक आधी कंट्री होगी जो कि थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, उन कंट्रीज में है अब इंडिया के पास, बट इंडिया ने किसी को ज्यादा कंट्रीज में नहीं है। बट अमेरिका का मानेंगे नहीं, दुनिया में हर 10 कंट्रीज में से एक दो कंट्रीज में तो इंडिया उसका होता है, अमेरिका का मिलिट्री बेस। आम सऊदी अरब में है, कतर में है, पाकिस्तान में है। जरूरी क्यों है ये अमेरिका जो है वो सुपर पावर क्यों बना है? क्योंकि वो किसी भी कंट्रीज पे, अगर आप देखें तो अमेरिका पे आप अटैक नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा ओशन है कि आप उसको पार करके तो अटैक करोगे नहीं। अब अमेरिका को किसी कंट्री पे अटैक करना है तो वो पूरा पैसिफिक ओशन क्रॉस करके तो आएगी नहीं, तो उसने हर कंट्रीज के आजू बाजू अपने मिलिट्री बेस लगा रखे उससे लड़ने के लिए, उस कंट्री से लड़ने और उस मतलब अपने घर के अंदर ही उन्होंने कर रखा है, मतलब अपने घर के अंदर अलाउड कर रखा है। हाँ। कि आओ हमको मारो। नहीं सिंपली बेसिकली ये तो कॉन्सेप्ट यही बन रहा है ना कि आओ मुझे मारो भाई। ये सिंपल बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब सऊदी अरब में जो उनका मिलिट्री बेस है, वो सऊदी अरब के खिलाफ तो इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, क्योंकि सऊदी अरब कहेगा भाई मेरे एयर स्पेस में तुम मेरे को ही मारने के लिए जेट उड़ाओगे। पर सऊदी अरब के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल हो रहा है ईरान पे बॉम्बिंग करने के लिए।
तो वो अलाउड है? हाँ वो अलाउड है। वो अपने पड़ोसी को मारता। हाँ वो पड़ोसी दुश्मन भी तो है ना। हाँ पड़ोसी ऐसा आप मानेंगे नहीं कि जो कई सारी कंट्री, स्पेन ने मना कर दिया अमेरिका को अपना मिलिट्री बेस इस्तेमाल करने के लिए कि आप ईरान पे बॉम्बिंग करने के लिए हमारे मिलिट्री बेस का, मतलब हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करोगे। मिलिट्री बेस तो तुम्हारा है लेकिन एयर स्पेस तो हमारा है। अब ज्यादा तो टेलीपोर्ट होके जाओ। टेलीपोर्ट हो जाओ, लेकिन हमें नहीं पता। सुपर स्पीड से जाओ। ठीक है, समझ गया। तो अब थोड़ा सा ब्रिक करेंसी के बारे में मैं पूछना चाहूंगा कि अगर ये सब जो चीजें हो रही हैं, इससे क्या ब्रिक करेंसी इससे जुड़ी हुई कोई बातें हैं? देखिए आपको बात समझ नहीं हुई है। इससे ज्यादा नुकसान किसका हुआ है? सऊदी अरब का, अरब देशों का, क्योंकि उनका जो पूरा ऑयल था वो अटक चुका है। उनकी करेंसी, उनकी जो पूरी देश की जीडीपी है वो तेल पे ही निर्भर है। उनका टूरिज्म भी बंद है, तेल भी बंद, और किसकी वजह से? अमेरिका की वजह से। अब वो अमेरिका को प्रेशराइज किस पे करे? अगर उन्हें चाहते हैं कि जंग रोके, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो रही है, तो इंडिया और पाकिस्तान की जंग में सीज फायर लगाने का काम किसने किया? अमेरिका ने। क्या बोल के कि न्यूक्लियर बॉम्ब के धमकी दे रहे हैं, हम तुम्हें ट्रेडिंग करवाएंगे, हम तुम्हें डॉलर देंगे। बट इस चीज के लिए सऊदी अरब नहीं कर सकता। उसको सऊदी अरब चाह के भी अमेरिका को दबाव में नहीं डाल सकता। क्यों? क्योंकि उसका जितना भी पैसा है, एसेट्स है, वो सब डॉलर में है, और अमेरिका के पास डॉलर का पूरा एक्सेस है। बिल्कुल। अगर चाहे अमेरिका तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज में डॉलर है सब सीज कर सकता है, और सारी कंट्रीज घुटनों पे आ जाएंगी अगर डॉलर सीज हो गया तो। अब अगर खुदा करे कल को सऊदी अरब और वेस्ट जितनी भी अरब कंट्रीज है, ये ब्रिक्स की ओर जाती हैं, क्योंकि ये जाएंगी, क्योंकि उनको एक चीज समझ आ गई कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। अपने काम आने पर अमेरिका याद करता है, और जब इनको जरूरत होती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है। ठीक है, तो इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय पर जो ये कंट्रीज है ये ब्रिक्स की हो जाए, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, ईरान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर है। ईरान ब्रिक्स का मेंबर है, और सऊदी अरब को भी ऑप्शन दिया गया था, पर सऊदी अरब ने कहा कि अभी हमें जरूरत नहीं लग रही, अमेरिका अपना भाई है, हम धोखा नहीं देंगे। बट हो सकता है सऊदी अरब को चीज रियलाइज हो कि अमेरिका सगा नहीं है, और वो ब्रिक्स की ओर झुकता है। और ब्रिक्स की में हमारे को आपको समझनी होगी, ब्रिक्स में हम पे वीटो पावर है। ब्रिक्स में हम, इंडिया के पास एक वीटो पावर है, मतलब किसी भी को अगर कोई गलत नहीं करेगा ना, इंडिया के खिलाफ होगा, तो इंडिया उसको कैंसिल कर सकता है। तो इंडिया में अगर ब्रिक्स की तरफ सऊदी अरब आता है तो इंडिया में तेल भी सस्ता होगा और बहुत सारी चीजें होंगी। ओके, मतलब ब्रिक करेंसी अमेरिका को विश्व गुरु नहीं बनने देगी, विश्व, है ना। तो उसके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचेगा कि गोल्ड से ट्रेड करो, है ना। तो ये बात भी मतलब अमेरिका के लिए तो बहुत बुरी खबर है ये तो। बट ये है कि ब्रिक करेंसी को क्या हम लोग कर सकते हैं लागू? देखिए ये लागू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिस दिन भी हम ब्रिक्स करेंसी को लागू कर देंगे पूरी दुनिया में, कि अब तो सब ब्रिक्स में ही ट्रेडिंग होगी ऑफिशियली, अगर आप मानेंगे नहीं, अनऑफिशियली तो लागू है। अगर आप थोड़ा समझेंगे तो जो इंडिया रशिया से तेल खरीदता है वो डॉलर में नहीं खरीदता, वो अपनी करेंसी में खरीदता है, वो अपनी करेंसी में खरीदता है, पर वो ऑफिशियली ब्रिक्स करेंसी में नहीं खरीदता, क्योंकि जिस दिन ब्रिक्स ऑफिशियली लॉन्च होगी करेंसी, उस दिन अमेरिका की पूरी मार्केट हिलेगी, क्योंकि डॉलर की कीमत जो आज इतनी ऊपर चढ़ी हुई है वो एकदम से नीचे आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस दिन भी ऐसा होगा उस दिन अमेरिका का एक बहुत बड़ा एक्शन लिया जाएगा, और अमेरिका का सबसे बड़ा नाइटमेयर ये है कि पूरी दुनिया ब्रिक्स को ले आएगी। और मेरा एक और पॉइंट है, जो अल खमीनी है, जिनकी अभी शहीद हो गए हैं, जो शहीद ही बोले जाएगा, बिकॉज हाँ, तो एक ऐसा देश का लीडर, ठीक है, तो उसको एकदम से अमेरिका का कोई भी बम आया, गिर गया, मर गए। तो ऐसा पता कैसे लग सकता है? अब जैसे कि सपोज आज के टाइम में मोदी जी हमारे जो है, मोदी जी को ऐसे खबर आए कि उन पर अटैक होने वाला, तो वो क्या पब्लिकली घूमेंगे, आसपास कहीं रहेंगे, एकदम से वो कहीं ना कहीं तो जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन है ताकि वो देश को बचा सके हर चीज से। तो आपका क्या इसमें पॉइंट है कि ये चीज जो हुई है इसके पीछे कौन हो सकता है? कि किसी न किसी ने तो ये बताया है। बिल्कुल, बताइए। देखिए आपको भी, अगर हमारे को एक टिप मिलती है कि रॉ के पास एक इंफॉर्मेशन आई कि हमारे पीएम पे अटैक होना है, ठीक है, तो अब रॉ क्या करेगी? हमारे पीएम को किसी सेफ जगह पे लेके जाएगी। बिल्कुल, ठीक है, उनके जो घर है, जो आज पीएम का निवास है, वहां से लेके किसी सेफ जगह पे लेके जाएगी, और वहां जाके जब सेफ जगह पे लेके जाए, वो एक बंकर है, वो उस बंकर में लेके गए, और आपको फिर पता चले जिसने वो खबर दी थी वही एजेंट था पाकिस्तान का, तो सीन खत्म हो गया। खत्म। और यही ईरान के साथ होता है हर बार पूरी दुनिया में। आप मानेंगे नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी जो एजेंसी अगर आप गूगल करेंगे तो आपको नाम आएगा CIA, अमेरिका की एजेंसी है।
पर एक दुनिया की हकीकत है, पूरी दुनिया मत मानती है कि सबसे बड़ी एजेंसी और सबसे बड़ा एजेंट नेटवर्क है मोसाद का। मोसाद इजराइल की एजेंसी है। अंडरग्राउंड? नहीं, अंडरग्राउंड क्या मतलब पब्लिकली आप बोलना चाह रहे हो कि ये सबसे बड़ी है, बट जो पेपर वाइज में वो नहीं है। नहीं, पेपर वाइज में अगर ईरान अपनी ना, जिसके पास जो चीज होती है वो बताता नहीं है। हाँ, बस वही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसी यही पॉइंट है मेरा कि अंडरग्राउंड जी। और वो इतनी कैपेबल है। एक छोटी सी स्टोरी है, कहते हैं कि जो दाऊद इब्राहिम है उसकी टिप इंडिया के पास नहीं थी, मोसाद के पास थी। दाऊद इब्राहिम इंडिया का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, उसकी टिप मोसाद के पास थी। पाकिस्तान में न्यूक्लियर बम बन रहा है, उस पर सर्जिकल स्ट्राइक मोसाद ने करवाया था। दुनिया में जहां पर भी किसी भी तरह से इजराइल का नाम लिया जाता है उनको सुन लेता है मोसाद। मोसाद के एजेंट्स इस पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, इंडिया में भी, बिल्कुल पूरी दुनिया में है। मतलब पर इंडिया के साथ सपोर्ट है। मोसाद जो है, रॉ और आईबी, ये तीनों मिलकर अक्सर काम करती हैं। और अगर आप कह रहे हैं कि अयतुल्ला खुमानी जो उनकी मौत हुई वो कैसे हुई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। छोटी सी स्टोरी है इजराइल की कि एक मीटिंग बिठाई गई। उस मीटिंग में फैसला लिया गया कि हम जो इजराइल की मोसाद है उसके एजेंट्स को पकड़ेंगे और एजेंट्स को पकड़ के मारेंगे। और उस मीटिंग को बनाया, पूरी कमेटी बनी और कई सालों तक उस कमेटी का काम था एजेंट्स को पकड़ना। कई सालों तक लगी रही पकड़ने में, एक भी हाथ नहीं आया। और कई सालों बाद में पता चला कि उस कमेटी का लीडर था वही एजेंट था मोसाद। घर में ही चोर घुसा हुआ था, बाहर ढूंढ रहे। इजराइल में ईरान में कि किसने टिप दी, तो एक उनका जो जनरल है वो अरेस्ट करा है। क्यों? क्योंकि उसका इजराइल से रिश्ता था। ये बात हमें समझनी होगी कि कैसे डेथ हुई, क्योंकि घर का भेदी लंका ठाए। कोई तो था घर का जिसने मोसाद को टिप दी और उनके उसी बंकर पे बॉम्बिंग हुई और इतनी बॉम्बिंग हुई कि वो नहीं बच सके। मोसाद के एजेंसी थे वो। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और इससे सीखे ऐसे लोग ये मतलब ऐसी चीजें ना सीखने के लिए होती है जी, है ना, क्योंकि हिस्ट्री होती है सिखाने के लिए। हाँ, तो चलो आज मेरे को लगता है कि इतना मुद्दा बहुत है जी। ठीक है, तो अब मैं आपसे थोड़ा बात करूं ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरा आज हमारा जो पहला पॉडकास्ट हुआ उसमें आपको थोड़ा सा भी ऐसा लगा ना कि वैल्यू है इसमें, तो एक कमेंट करना मेरे को, चाहे बेशक लाइक मत करना, बट मेरे को कमेंट चाहिए, सुनना है मेरे को कि हम लोगों की क्या बातें लोगों को समझ में आई। और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही पॉडकास्ट और भी मैं लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। मिलते हैं।